नंदा देवी की जय। जय बाबा गोलजू। नरेंद्र मोदी जी की सरकार दो हिंदुस्तान बना रही है। संगठन की बेहतरी के लिए मुझे हमारा हाईकमान अगर इस बात के लिए कहेगा तो मैं स्वीकार करूंगा, तैयार। थोड़ा भी नैतिकता अगर कांग्रेस अध्यक्ष पे है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, तो उनको नैतिकता नहीं, खुद भी इस्तीफा दे देना चाहिए। में लोकसभा चुनाव पर जो रैलियां हैं और चुनाव प्रचार है वो लगातार तेज होता जा रहा है और इसी संदर्भ में रीजनल रिपोर्टर की यह चुनावी परिचर्चा उत्तराखंड के दो संपादकों के साथ हम शामिल हैं। हिंदुस्तान के पूर्व संपादक दिनेश जुयाल जी और नैनीताल समाचार के संपादक राजीव लोचन शाह जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। नमस्कार। पहला सवाल शाह जी से रहेगा कि उत्तराखंड बनने के बाद, राज्य बनने के बाद, जब 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त भाजपा 3 सीटों पर थी और 2009 में 5 सीटें गंवा चुकी थी और उसके बाद 2014 और 2019 में 5 सीटें जीतने के बाद इस वक्त फिर उनका दावा है कि हम 5 सीटें जीत रहे हैं। तो अपने विश्लेषण में आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति, क्या तस्वीर बन रही है उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की? एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सब जगह के इनपुट्स मेरे पास नहीं है। एक जो नेटवर्क नैनीताल समाचार का पूरा हुआ करता था वो अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि खबरें जिस तरह से काट दी गई हैं जिलावार वो, और दूसरा अखबारों से इस तरह से अविश्वास हो गया है अखबारों से और यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी, जो मैं बहुत ज्यादा उनके भी संपर्क में नहीं रहता हूँ। और जो सोशल मीडिया, जो छोटे छोटे जो हमारे वीडियो चैनल्स हैं, वो इस तरह से बहुत ज्यादा कवर नहीं कर पा रहे, तो मैं बहुत मतलब विश्वसनीय जानकारी तो नहीं दे सकता। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूँ जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि गढ़वाल की 2 सीटों के अलावा, और शायद हरिद्वार के बारे में मुझे बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है, कोई विरोध भारतीय जनता पार्टी का अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। और जो मैं यहाँ कम से कम नैनीताल और अल्मोड़ा सीट के बारे में मैं जो देख रहा हूँ उसमें मतलब ऐसा है कि लोगों में अब वो उस तरह का विश्वास तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखाई दे रहा है जैसा पिछले लोकसभा चुनाव में था। उसी वक्त पुलवामा हुआ था, तो पुलवामा का भी बहुत कुशलता से, जो भी कहा जाए उसे, कि तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी मोदी जी ने उसका बहुत उपयोग किया था और यहाँ की 5 सीटों पर इसीलिए उनको विजय मिली थी। तो उस वक्त जो मतलब एक अंधविश्वास सा मोदी जी पर पूरे जो है मतदाताओं का हुआ करता था, वो मुझे इस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो इस मौके का अगर कोई फायदा जो अगर कांग्रेस को उठाना चाहिए, मुझे लग नहीं रहा है कि वो इसका कोई फायदा उठा पा रही है अभी, क्योंकि खासतौर से नैनीताल में तो मैं जो बहुत नजदीक से इस चुनाव को देख रहा हूँ, तो यहाँ मतलब कांग्रेस की मशीनरी इतनी छिन्न भिन्न है। मतलब यहाँ नैनीताल का कार्यकर्ता क्या सोच रहा है और हल्द्वानी का क्या, यहाँ तक कि भवाली और नैनीताल के बीच में भी कोई एक तालमेल मुझे नहीं दिखाई देता। अल्मोड़ा की स्थिति ऐसी है कि प्रदीप टम्टा जो है वो बहुत मतलब छवि उनकी अच्छी है, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन चुनाव क्षेत्र जैसे लोकसभा का बहुत बड़ा होता है और पहाड़ में तो खैर खास तौर से बहुत बड़ा होता है, तो वो बिल्कुल मतलब वो इतने संसाधन विहीन इस पूरे चुनाव में है। उनकी अभी एक अपील भी पिछले दिनों जारी हुई थी, वीडियो इंटरव्यू, तो वो जो है इतने बड़े चुनाव में क्या और कितना असर पैदा कर पाएंगे, ये मुझे कुछ अंदाज भी नहीं लग रहा है।
मतलब जी कुल मिलाकर मतलब जो है मतदाता अभी इतना ज्यादा शांत है, इतना ज्यादा चुप है। और हमेशा वैसे तो खैर सभी चुनाव में ये होता है कि खासतौर से लोकसभा के चुनाव में मतदाता बहुत वाचाल नहीं होता। जुयाल जी, क्या जैसा कि शाह जी ने बताया कि कांग्रेस बहुत छिन्न भिन्न स्थिति में दिख रही है, कहीं संसाधनों की कमी है, स्टार प्रचारक उनके पास नहीं है, और भी कई सारी दिक्कतें हैं, कमियां हैं कहेंगे हम। आपको क्या लग रहा है कि और दूसरी तरफ भाजपा 5 सीटों पर जीत का एक तरीके से जश्न मनाने की स्थिति में है, जिस तरह से उनके स्टार प्रचारक आकर कह रहे हैं कि हम तो विजय रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात कहूँगा अभी रुको। हाँ, आप अपनी बात कहिए। गंगा, आपका सवाल था कि जो क्या सीन है और कांग्रेस विजय जश्न की तैयारी, भाजपा जो जश्न की तैयारी में है, तो जी एक्चुअल क्या है घटनाक्रम। तो उत्तराखंड के जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तो पांचों ही जगह अलग अलग तरीके का माहौल है और कहें तो अलग अलग चरण में चुनाव है। जी जो जैसे राजधानी ने कहा था कि पौड़ी की 2 सीटें में चुनाव दिख रहा है। पौड़ी में जी दिख रहा है चुनाव, गणेश गुदियाल ने चुनाव को गरमाया है और बिग चैलेंज भाजपा को वहाँ दिख रहा है, बढ़िया ढंग से दिख रहा है। और कुछ हलकों में आशुतोष भी, चूंकि अंकिता भंडारी का परिवार उनका साथ में, तो थोड़ी सी हलचल मची है। जी पब्लिक में जो ये चुनाव होता है ना कि ये एक उत्सव का माहौल होता है कुछ, तो वो हल्का सा पौड़ी में दिख रहा है। उसके अलावा जी टेहरी में जो बॉबी पंवार आया है, बॉबी पंवार ने जो बेरोजगारी का मुद्दा हुआ है, तो उसमें लग रहा है कि चुनाव हो रहा है। जी कुछ लोगों की भावनाएं बाहर आ रही हैं, जोश आ रहा है, नारे भी हैं, सरकार का विरोध हो रहा है, रानी को गो बैक के नारे लग रहे हैं जी और यदि सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है। दिख रहा है कि चुनाव हो रहा है, कुछ परिवर्तन का माहौल है। इस समय जी जनता को एक मौका मिला है कुछ करने का, तो वो दिख रहा है। हरिद्वार की बात अगर करें हम, तो हरिद्वार में त्रिवेंद्र जी के पास बहुत पैसा है, तो उनने पहले से ही अपने मेला है, मेले पहले पैसा फेंकना शुरू कर, खूब तमाशा मचाए हुए हैं शुरू से। जी हरीश रावत जी भी अपनी क्षमतानुसार कर रहे हैं, तो लड़ाई वहां लड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उसमें बहुत रस नहीं रह गया हरिद्वार के चुनाव में, लेकिन वहां पर भी थोड़ा बहुत हंगामा है। जी नैनीताल की राजधानी बात कही थी आपको, तो नैनीताल बवाली में तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जी तराई में एक चीज दिख रही है हमको कि जिस तरह से सुमित हृदय, यशपाल आर्य अपने सारे विधायकों को लेकर के और जोशी की सभाएं कर रहे हैं, तो एक चीज वहां दिख रही है। एक तो जो थोड़ा किसान भी इन्वॉल्व हैं चुनाव में दिख रहे हैं, एमएसपी का हाँ मुद्दा भी आ गया है, तो किसान भी इन्वॉल्व हैं, अल्पसंख्यक पिछड़े हैं, तो जो मैदानी इलाका है वहां पर चुनाव होता थोड़ा दिखने लगा कि हाँ भाई चुनाव वहां पर कुछ हो रहा है, तो एक जरा माहौल बन रहा है तराई में। और एक अच्छी बात वहां पर एक, जैसे कांग्रेस में आपने हरदा थे तो उनकी वजह से को गुटबाजी में कांग्रेस डूब गई है, मैं तो ये कहूंगा जब से हरदा है। लेकिन उनके वहां उनकी एब्सेंस का एक फायदा कांग्रेस को मुझे तो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस यूनाइटेड होकर के लड़ती भी दिख रही है और एक माहौल बनाती भी दिख रही है। तो तराई में भी थोड़ा चुनाव का माहौल मेरे को दिखाई दे रहा है। उधम सिंह नगर में ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, हल्द्वानी में दिखाई दे रहा है। अब जैसे आप उधर जाते हैं, अगर अल्मोड़ा में जाते हैं, तो वहां उससे ठंडा चुनाव कहीं नहीं है जितना अल्मोड़ा में। अब ये एक टमटा इधर है कि 2002 से कई विधानसभा के लिए लड़ते हैं, कि लोकसभा में लड़ते हैं, तो लोगों को यार लड़ो यार, तुम बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इवन बागेश्वर में कल मैंने कई जगह, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, सब जगह मैंने अपने मित्रों से बातचीत की, तो एक जी फील यही निकल के आया कि बहुत ही ठंडा चुनाव, सबसे ठंडा चुनाव जो है वो अल्मोड़ा में चल रहा है। और कुछ जैसे पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते जीतो भाई, तुमको लड़ते रहो, अब वोटर जाने जिसको वोट देना है। भाजपा जी भी ज्यादा ताकत नहीं लगा रही है। कहाँ तो उनके एक विधानसभा क्षेत्र में जो है 2000 से ऊपर जो पन्ना प्रमुख होते हैं, एक्टिव होते हैं, वहां पर अभी 200-300 से ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस में तो टीम है ही नहीं। जी और दूसरी बात है कि कांग्रेस में अब एक जैसे लोहाघाट वाले इलाकों में थोड़ा दिखा कि जरा जनता का विरोध दिखाई दे रहा है, कि सड़क के कर रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं, तो उधर कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी ओवरऑल पूरे जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट में बहुत काफी हद तक सन्नाटा है। तो ये तो जी ग्राउंड रियलिटी है जो हमने महसूस किया। और टिहरी में भी जो ये
मोरी पुरोला का इलाका है, उधर थोड़ा हलचल है। इधर आस-पास में भी ये बॉबी पवार मामले को गरमा रहा है और कुछ लड़के जो है घनसाली में जा रहे हैं, इधर मालदीवता की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देहरादून से लगे हुए इलाकों में माहौल गरमा रहा है, तो यहाँ माहौल गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से सोशल मीडिया में रिफ्लेक्शन है इस चुनाव का, तो बॉबी पवार को कितना वोट मिले ये अलग बात है। वो 50,000 ले जाए, 20,000 ले जाए या 1 लाख ले जाए सीधे-सीधे चुनाव लड़ने की स्थिति में आ जाए, वो जो भी है। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि चुनाव का माहौल थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, जैसा कि होना चाहिए। तो ये तो टोटल सीन है और जहाँ तक जीत-हार का प्रश्न है तो इसमें पौड़ी सीट में जो है बहुत बढ़िया टक्कर है और ये खबर जो अंदर खाने से मिली हमको कुछ दिन अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि भाजपा ने जो उनका जो अपना सिस्टम होता है, एक तो उनका अपना जो हमारा LIU-IB का सिस्टम होता है, दूसरा उनका संघ का जो फीडबैक सिस्टम होता है, उसके अलावा अपनी एक एजेंसी उन्हें लगा रखी है स्पेशली जो उनको फीडबैक देती है। तो उनके फीडबैक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने पौड़ी संसदीय सीट को मोस्ट फोकस्ड सीट की श्रेणी में डाल दिया है। यानी कि अब जो है बलूनी जी को एक एक्स्ट्रा फोर्स मिल गई है एक्सपर्ट्स की, लगभग 20 लोग उनके लिए एक्सपर्ट वहां पर डाल दिए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जो भी उनको डैमेज होता हुआ दिखाई दे रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना शुरू कर दिए हैं। अब वो एफर्ट कितने कारगर होते हैं और कितना नुकसान हो चुका है, कितना आगे दिखाई देगा वो अलग बात है, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है। टिहरी सीट में भी एक दौर ऐसा आया कि जब लगा कि भाजपा पे दबाव पड़ा कि नहीं यार टिकट बदल दो, तो इस टिकट को बदल देना चाहिए। तो टिहरी में भी बहुत कंफर्टेबल तो भाजपा नहीं है। अगर बॉबी पवार अगर 1 लाख वोट ले जाए बॉबी पवार, जो अभी 20 से 50,000 तो आराम से दिखाई दे रहा है, एक अगर ऐसा लेके गया तो भारतीय जनता पार्टी संकट में आ जाएगी क्यों? तो ये जहां तक मतलब कि क्या होने जा रहा है इसकी अगर हम देखें तो उस नजरिए से देखें तो उस जगह हमें ये दिखाई दे रहा है। अब जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ का मामला है तो उसमें दोनों के पास बहुत कुछ गंवाने के लिए तो नहीं है, लेकिन प्रदीप टम्टा की अपील का असर दिखाई दे रहा है लोगों में। दूसरी बार जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो ऐसा इलाका है गंगा कि जहाँ पर सड़क के किनारे लोग अपने बच्चे जो है वो उन्हें एक्सरसाइज के लिए जगह बना रखी है, दौड़ते हैं, फौज का बड़ा उनका फौज में जाना है, ये सपना लेके वहाँ के लड़के चाहे वो चंपा हो तो बागेश्वर हो पिथौरागढ़ हो, आप अगर उस इलाके में जाए तो आपको बच्चों की भीड़ मिलेगी। तो फौज उनका क्रेज रहा, इसलिए कुछ समय से उन्होंने वो तैयारियां बंद कर दी है जब से अग्निवीर हुआ। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में अग्निवीर वाला जो फैक्टर आया है उसको लेकर के थोड़ा माहौल बनेगा, प्रदीप टम्टा के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है बकायदा। और दूसरी नाराजगी अजय टम्टा से ये भी है कि साहब किया क्या है आपने, और तो और जो आपको सांसद दीदी का पैसा पहले तो आप खर्च ही नहीं करते हो, और जितना खर्च करते हो किससे खर्च कराते हो यार? यहाँ के जो अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं देते, तो बाहर के ठेकेदार ला के तुम काम करवा रहे हो। तो भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो भी उनसे नाराज है। जैसे टिहरी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रानी से बहुत ज्यादा नाराज है। आप ये समझिए कि अगर रानी के वोट कम होते हैं और बॉबी पवार के वोट ज्यादा होते हैं तो उसमें RSS और भाजपा का योगदान होगा। जो भी बॉबी पवार को वोट आएगा उसमें 80% भाजपा का जाएगा, 20% कांग्रेस का होगा। तो भाजपा में यहाँ असंतोष है, भाजपा में वहां भी असंतोष दिखाई दे रहा है, अल्मोड़ा में भी असंतोष दिखाई दे रहा है। अब किस हद तक हो पाएगा ये देखने की बात है। अब भाजपा जो भी 400 पार 4,000 पार जो भी करे, लेकिन ग्राउंड पे हमको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। अभी त्रिवेंद्र सिंह के लिए कह रहे हैं लोग बाकी ये तो साहब रिकॉर्ड 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे, ये दिखा देंगे। अब देखो इनकी वोटिंग मशीन्स क्या काम करती हैं, इनकी इलेक्शन मशीनरी किस तरह काम करती है। जैसे मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने की मशीन है अपने आप में, पूरी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव कैसे होते हैं ये हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। इन चुनावों की वजह से हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाली बात से मोह भंग हो, अविश्वास हुआ है, हमारा मशीनों से भी अविश्वास भंग हुआ है। जिस तरह चुनाव से पहले गोटियां फिट की जा रहे हैं उससे हमें मशीनरी से अविश्वास हुआ है। इन सब के बावजूद मुझे नहीं लगता है कि जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं वो शाम को पूरे होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये 5 सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं।
जी जो भी भाजपा के दावे हैं, भाजपा उनसे काफ़ी पीछे इस चुनाव के बाद नज़र आएगी, ये मेरा मानना है। और बाकी बाकी तो हम जैसे मैंने कहा कि भाई मशीन और मशीनरी क्या काम करती है, उस पे बहुत निर्भर करता है। जी, गंगा। मतलब वो जिस तरीके से वोट प्रतिशत में या सीटों के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अपने आकलन से भाजपा पीछे रहेगी, ऐसा लग रहा है धरातल पर जो कुछ भी अभी तक सिनेरियो बन रहा है। बिल्कुल गंगा, देखिए अब ये भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा एक हमारी सीट ऐसी है कि जहाँ पर लोग वोटिंग डालने जाते हैं, है ना? वहाँ पर 19% वोटिंग में भी परिणाम चुनाव हो गया है। अब जब से ये पिछले 2 बार से वोटिंग 50% से ऊपर जा रही है। अभी जो ग्राउंड की हलचल दिखाई दे रही है, आगे क्या होता है, अभी ग्राउंड की हलचल दिखाई दे रही है, उससे ये नहीं लग रहा मुझे कि इस बार 50% भी वहाँ हो पाएगा वोटिंग। अच्छा, वो उस इलाके में जो मैं ठंडापन जो मैं देखता हम वहाँ लग रहा है लोगों का, उससे नहीं लग रहा है कि वहाँ पर लोग बहुत उत्साह से वोट देंगे। नैनीताल में भी खासकर जो पर्वतीय इलाका है, जिसको हम अजय भट्ट जी के प्रभाव वाला इलाका कहते हैं, वहाँ पर वोटिंग परसेंट शायद पिछली बार जैसा न रहे, तो बल्कि तराई में जहाँ पर मुझे कांग्रेस ज्यादा एक्टिव है, वहाँ पर जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वो दिख रहा है पब्लिक का। हो सकता है उधर पोलिंग परसेंटेज बढ़े, है ना? टिहरी में हो सकता है पोलिंग परसेंटेज बढ़े, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी के वरना प्रमुख, अदर रीजंस भी होंगे उसके, तो उस पोलिंग परसेंटेज बढ़। कांग्रेस के नेता भले ही जोर आजमाइश पर लगे हुए हैं, उसमें हरीश रावत, गणेश गोदियाल या गुनसोला जी, प्रदीप टमटा जैसे सारे नेता शामिल हैं। गणेश गोदियाल ने अपने दम पर हम कहेंगे या अपनी सूझबूझ पर जो माहौल बनाया है गढ़वाल के भीतर, क्या प्रियंका गांधी जी का ये दौरा उनको कुछ उस रूप में सहायता दे पाएगा? क्या लगता है आपको? ऐसा है ना कि जो ये इस बार का जो चुनाव है उसमें सबसे बड़ी बात मुझे ये दिखाई दे रही है कि ये मोदी का जादू तो चल ही रहा था, पिछले 10 साल से चल रहा है, और मोदी के भक्तों की एक बहुत ही बड़ी फौज है, जिन्हें अंधभक्त भी कहा जाता है। लेकिन उसी तरह से इस बार राहुल गांधी ने जो पिछली 2 यात्राओं से जो पूरा माहौल बनाया, और इस बीच जो माहौल बनाया है, जैसा अभी जुयाल जी अभी कह रहे थे कि अग्निवीर वाला मामला यहाँ पर उत्तराखंड को बहुत गहराई से प्रभावित कर सकता है अगर कांग्रेस उसको ठीक से पकड़ दे। अब कितना पकड़ पा रही है ये दूसरी बात है, लेकिन फिर भी मतलब मीडिया के, मुख्यधारा के मीडिया की तमाम उपेक्षा के बावजूद सोशल मीडिया के माध्यम से तो काफी चीजें जा ही रही, और अग्निवीर वाला मामला भी निश्चित रूप से जाएगा ही जाएगा। जी, प्रियंका के आने का निश्चित रूप से एक असर होगा, जो एक मतलब बहुत दूर दूर से जो लोग चीजों को देखते हैं कि एक इस तरह के नेता को जिसने अपनी छवि बनाई है, चाहे राहुल हो या प्रियंका हो, उसका एक संदेश अच्छा जाएगा। कांग्रेस की भी जो हम बार बार कह रहे हैं कि उनकी मशीनरी ठीक से काम नहीं कर पा रही है और उस तरह का उत्साह नहीं है, आधे मन से काम कर रहे हैं, उनमें भी जोश आएगा। आप इस पर क्या कहेंगे? गंगा, ऐसा है कि देवी जी की सभा उधर कुमाऊं में हो चुकी, अब ये बताओ कि अल्मोड़े वालों ने कितना सुना उनको? वो तो इतना बहुत दूर दूर तक फैला हुआ अल्मोड़ा सीट जो है, पिथौरागढ़, कहाँ रह गया धारचूला, कहाँ रह गया बागेश्वर, और मोदी जी अपना काम यहाँ पर करके चले गए। तो प्रियंका यहीं पर भी बोलेगी, उसका जितना एक दायरे में उसका इम्पैक्ट होगा। अब पता नहीं कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, बढ़िया मेले का मौसम था, जगह जगह मेले हो रहे होते, जगह जगह कुछ स्क्रीन लगा करके उसका लाइव टेलीकास्ट कर तो पड़ता है, क्योंकि अभी लेकिन बिना किसी स्टार के मैं तो कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, कोई भी बड़े नेताओं के बिना गणेश गोदियाल एक जो माहौल बना रहे हैं, आप ये देखिए उसी नॉमिनेशन के दिन उधर स्मृति ईरानी अल्लाह फला, लेकिन बॉडी के ग्राउंड पे जो है वो गोदियाल भारी पड़ते हैं, गोदियाल की भीड़ भारी पड़ रही है। आपने भी दिखाई थी, आपके यहाँ भी हमने देखा था कि आपने उसकी कवरेज आपने भी दी है। तो जब गणेश गोदियाल अपने दम पर काम कर रहे हैं,
तो वही उनका बस पॉइंट जा रहा है। और अगर ऐसे में अगर कैंडिडेट जिसमें क्षमता वाला कैंडिडेट है उसके पीछे आपको खड़ा होना चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट आएगा डेफिनेटली। और ये देखिए, कांग्रेस पर हम बार बार तंज करते हैं, लेकिन स्थितियां समझनी भी चाहिए। कांग्रेस के पास को जिन हालात में कांग्रेस गुजरी है, और जो भाजपा की स्थिति आप इसी उत्तराखंड में देखिए ना, किसी का कोई अभी हाल में एक नेता देहरादून का गया है, जमीन कब्जा कर रखी थी उसने बहुत सारी, अब लगा भाई तेरे फंसा देंगे, तेरी गर्दन नाप देंगे। चलिए, एक आदमी कुछ दिन पहले गया, उसकी भी अंदर कर देंगे। तो ये जो वॉशिंग मशीन वाले हैं, जो ये डस्टबिन लेके वॉशिंग मशीन लेके बैठे हुए बाहर, ये तो नीचे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को समेट ले रहे हैं, सारे नेताओं को समेट ले रहे हैं। अब राजनीति में है तो कुछ ना कुछ तो दाएं बाएं करेंगे ही करेंगे। कौन दूध का दूल्हा है इस राजनीति में? लालू यादव ने कहा था, सही कहा था, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, और जो भाजपा वाले हैं, उनकी कहानियां जब खुलेंगी तो रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे सबके सब। जब ये इलेक्शन बॉन्ड देख तो रहे हैं आप, ये जो क्या गाने निकल के आ रही हैं, एक से कहानियां। तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत के सपने की अपने नारे के तहत सत्यानाश कर रही है राजनीति का, एक तरफ सब कुछ, मतलब कहीं वो कूड़ा करकट भी बटोल रही है, कहीं वो जो है धुलाई कर रही है। आज कहते हैं इसको अंदर करेंगे, कल उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक पार्टी 91 दो ऐसे फेज आए राजनीति में, जब अचानक से सर की नीचे से जमीन लोगों की। काश की ऐसा हो रहा हो, अगर काश की ऐसा हो कि इन मठाधीशों की, इन धूर्तों की, इन ब्लैकमेलरों की, इनकी जमीन खिसके, और इनके आका जो इस देश की जिनने ऐसी तैसी कर डाली। अब बचा क्या है गंगा? हमारे सामने इलेक्शन बॉन्ड के रूप में जो चिट्ठा आया है सुप्रीम कोर्ट की कृपा से, उसमें बचता क्या है? जिस तरह से सारे नियम कायदे किनारे में रख करके एक पार्टी को लीडरशिप को पूरा खत्म करके जेल में डाला जा रहा है, बचा क्या है? कि अब सब ओपनली सारा कुछ दिखाई दे रहा है कि कैसे आप खत्म करने को ले डेमोक्रेसी को। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप एक मुल्क से डेमोक्रेसी को उठा करके समुद्र में फेंक देने की तैयारी में। तो मुझे किसी आइडियोलॉजी से दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत इस बात से है कि जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश में, कोने एक जगह से लोकतांत्रिक वैल्यूज को खत्म किया जा रहा है, उसको लेकर के हमारी पीढ़ी बहुत दुखी है, हम लोग बहुत दुखी है, हम जरूर। जी गंगा जी, मैं एक बात गंगा यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो बात आ रही थी वो चुनाव से जुड़ी हुई बात नहीं है, लेकिन उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन था उससे जुड़ी हुई बात है। हम उस वक्त एक उत्तराखंड बुलेटिन का हमने नैनीताल में प्रयोग किया था, क्योंकि पूरी जो अराजकता आंदोलन में थी और अफवाहें ज्यादा फैल रही थी, सूचनाएं कम थी, तो हमको उसको काउंटर करने के लिए हम हर जगह, जैसे एक शाम को एक बार फोन करके, फोन भी हमारे एसटीडी वाले उस वक्त फ्री कर देते थे, तो फिर उसको एक बुलेटिन का रूप लेकर हम यहाँ तल्लीताल और मलीताल दो जगह हम उसको सुनाते थे। गिरदा के वो काव्यात्मक अभिव्यक्ति के साथ जिससे हम कोरस में हम गाते थे, वो शुरू होता था। फिर एक न्यूज बुलेटिन होता था, उसके बाद फिर मेरी एक टिप्पणी पॉलिटिकल होती थी, उसके बाद कुछ हमारे जो मित्र यूनिवर्सिटी में हैं वो सूचनाएं देते थे, उत्तराखंड का परिचय देते थे। वो तो उसको पूरा एक जनता को इस तरह बांधे रखा उसने, तो उसको जो है उससे प्रेरित होकर कई जगह गोपेश्वर में, पौड़ी में और दिल्ली के जंतर मंतर में भी वो कई दिन तक चलता रहा। तो उसमें एक घटना हुई कि हमारी हम किसको बख्शते नहीं थे, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों हमसे बहुत बुरी तरह से नाराज हो गए। तो ये लोग जब ये कुमाऊं कमिश्नर को एक शिकायत दिया है कि साहब ये कुछ लोग हैं जो यहाँ 144 तोड़कर मतलब जो है यहाँ अशांति फैला रहे हैं जनता में, ये सब, तो इनको आप रोकिए। हमको जब ये सूचना मिली तो हमने कहा कि मतलब बड़ा गुस्सा आया, तो हमने कहा इसको प्रतिकार कैसे किया जाए। तो पहले हमने खबर के रूप में उसको उसी बुलेटिन में ही उसको दिया कि कांग्रेस वाले ये कर रहे हैं, और फिर हमने उनसे प्रोटेस्ट, हमने कहा देखिए ऐसा है कि
कल को राज्य बनेगा और इन यही भाजपा और कांग्रेस यही आपके शासक होंगे होंगे भाग्य विधाता होंगे। हम तो पत्रकारिता और कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और इस नाजुक मौके पर हम जो है आपके आपका मतलब जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। तो ऐसा है कि हम तो कल को आएंगे और अगर आप सोचते हैं कि आप मतलब हमको ये बुलेटिन बंद कर देना चाहिए तो आप कल को ना आए, कल से कम आए ना आए। और अगर आप सोचते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं और हम सही कर रहे हैं और आपको ये सूचनाएं मिलनी चाहिए, हमारा काम ठीक है, तो कल को आप अधिक से अधिक संख्या में आए। जो लोग दूर से सुनते हैं वो नजदीक आए, घरों से बाहर निकलें, अपने मित्रों को बुलाकर लाएं। और अगले दिन इतनी भीड़ नैनीताल में उस दिन थी कि मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मतलब दूर दूर तक जैसे कोई बहुत बड़ी रैली कोई हो रही है पॉलिटिकल। तो जनता इस तरह से अभी अपने तो वो एक ऐसा अनुभव है जो हमने अपनी आंख से देखा प्रत्यक्ष। मुझे लगता है कि इसी तरह से जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ सुन रही है। जो अभी तमाम बातें दिनेश ने कही, इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी पूरी की सरकार जो सरकारों को गिरा देने वाली, तो और आज भले ही मतलब व्यावसायिक मीडिया कुछ भी कर रहा हो, सोशल मीडिया से बातें पहुंचती हैं, अंदर ही अंदर बात भी हो रही है। मुझे लगता है एक विस्फोट का पूरा मैं मतलब एक पूर्वानुमान लगा रहा हूँ। एक कुछ ऐसा कुछ इस बार बहुत चीजें जो हम बाहर से जो हम अंदाज लगाने की कोशिश कर रहे हैं उस तरह से शायद न हो और इसके उस उलट इस चुनाव में निकले, ये मुझे लगता है। जी आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव में हलचल भले ही जिस तरह की भी दिखाई दे रही हो, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित होगा, इस तरह का आप कह रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जो हम लोगों को जो हमारा एक गुस्सा भी निकल रहा है कभी कभी और मायूसी भी आ रही है, उसके पीछे एक कारण ये भी रहा कि क्षेत्रीय दल जिस तरीके से पीछे होते चले गए इस राज्य में राज्य बनने के बाद, तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई, इस पर भी आप थोड़ा सा अपनी बात कीजिएगा। इसको बोल मैं बोलूं? जी एक क्षेत्रीय दल जो है ना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य क्षेत्रीय दलों का रहा है। वही राज्य आंदोलन की ही ये वहाँ कमी रही है कि उस वक्त जो उत्तराखंड क्रांति दल का वो जन्म ही पृथक उत्तराखंड के लिए हुआ। और जो 1994 का आंदोलन अपने चरम पर था, तो उस वक्त तो सारे ही लोग आए। और अगर दूरदर्शिता उत्तराखंड क्रांति दल में होती तो इन सारी ताकतों को अपने में उत्तराखंड क्रांति दल समेट सकता था। हम लोग जो उत्तराखंड क्रांति दल के नहीं थे, हालांकि हमारे ही बहुत सारे लोग उत्तराखंड क्रांति दल में गए, हम तो विशुद्ध उस वक्त आंदोलन करने वाले लोग थे। अगर हम 1984 में जब नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन चल रहा था, तो उस वक्त सबसे बड़ी अगर कोई पॉलिटिकल ताकत उत्तराखंड में थी तो वो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी में थी। अगर उसी वक्त हम एक चुनावी पार्टी में अगर रूपांतरित हो जाते तो शायद कांग्रेस के अलावा यहाँ भाजपा नहीं होती, यही एक पार्टी हो सकती थी। लेकिन ये जो दो धाराएं चलती रही, एक संघर्ष की और एक चुनाव की, तो खैर उस आंदोलन में 94 तक आते आते उस वक्त तक इस तरह की चीजें थी भी नहीं। उस वक्त तो आंदोलन एक हो गया था, तो उत्तराखंड क्रांति दल अपने को एक ज्यादा ताकत के साथ नहीं उभार सका। और जो हम लोग उत्तराखंड क्रांति दल के बाहर जो लोग थे, हमने एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होने की कोशिश की भी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 2002 में मतलब इतना लंबा चौड़ा वो मतलब विमर्श रहा कि लोग थक कर किनारे हो गए या फिर इस और उस पार्टी में चले गए, यहाँ तक कि भाजपा में तक चले गए। कांग्रेस तो खैर फिर भी ठीक था। जो भारतीय जनता पार्टी जो वैचारिक रूप से कहीं संघर्षवादी के नजदीक नहीं हो सकती थी, वहां पर भी लोग चले गए। और इसीलिए राज्य बनते बनते उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना आधार जो है बहुत ही कमजोर कर लिया। हालांकि उस बार उनके कुछ विधायक जरूर आ गए, लेकिन वहां पर भी उन्होंने क्या गलती करी कि वो फिर कांग्रेस के साथ
सरकार में शामिल हो गए। वो अलग से अगर संघर्ष का उन्होंने रास्ता पकड़ा होता, तो शायद जो इसकी संघर्ष की जो परंपरा थी उत्तराखंड राज्य के लिए, जो लड़ने वाले लोग थे, वो एकजुट रहते और उसकी ताकत बढ़ती। लेकिन इन जो है गलत फैसलों ने उत्तराखंड क्रांति दल को तो बर्बाद कर ही दिया। और उसके बाद न तो जो हम उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी से मतलब लोक वाहिनी में परिवर्तित हुए लोग थे, न तो हम बहुत कुछ कर सके, न हमसे भी अलग होकर बात कर पीसी तिवारी जो परिवर्तन पार्टी के रूप में जो सामने आए, न वो भी कुछ कर सके। क्योंकि मुझे लगता है कि संघर्ष से बाहर निकले हुए लोगों को ये पार्टी वाला एक मैकेनिज्म इनके समझ में आता ही नहीं है। ये उस रूप में आगे बढ़ ही नहीं सकते हमारे देखते-देखते, क्योंकि हम उस पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्तर पर भी शामिल थे। लोक राजनीति मंच से किस तरह से एक वैकल्पिक राजनीति जन्मती है, और उसके बाद उसको फिर जब ये अपने अन्ना हजारे वाला पूरा आंदोलन 2010-11 में हुआ, तो वहां से किस तरह से केजरीवाल उस वक्त तक एक नॉन एंटिटी थी। मतलब हम लोगों के ही बैठक में हम लोगों की मुलाकात होती थी, तो केजरीवाल की कोई पहचान ही नहीं थी उस वक्त। और वहां से उस रामला मैदान के उस आंदोलन से जिस तरह से उन्होंने एक बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से इतनी जल्दी एक पार्टी खड़ी की, और कुछ समय के लिए हम लोग भी उसमें गए जब हमको लगा कि मोदी जी जो गुजरात मॉडल मतलब अब पूरे देश में लाने वाले हैं, और जब मोदी का नाम ही प्रधानमंत्री के लिए आना शुरू हुआ, तो हम लोग भी कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी में गए। तो लेकिन खैर बाद में हमको छोड़ना पड़ा, उससे बाहर आना पड़ा। लेकिन मतलब किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी खड़ी करी, ये एक मतलब एक मॉडल हो सकता था, एक समझ विकसित करने का एक तरीका हो सकता था। लेकिन उत्तराखंड में दुर्भाग्य से वो कहीं नहीं हो सका, और फिर इन्हीं दो दलों पर, भाजपा और कांग्रेस तक पूरी राजनीति सिमट गई। मैं इस बातचीत को समेटने से पहले जुयाल जी से ये सवाल कर रही हूँ कि एक तरफ कांग्रेस इस वक्त कई सारे मुद्दों को सामने ला चुकी है। बॉबी पवार बेरोजगारी के मसले को बहुत शिद्दत से आगे कर चुके हैं, और जनता का उनको जो समर्थन मिल रहा है वो बता रहा है कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है या जो बेरोजगारी है वो किस तरीके से आम आदमी को प्रभावित कर रही है। इस सब के आलोक में हम उत्तराखंड के विकास को देखने की कोशिश करें अगर, कि भाजपा के पास 10 साल का एक पूरा सफरनामा हो गया है। एक बच्ची को बाघ ने उठा लिया यहाँ, और वो आज भी एम्स अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रही है। तो हमारे पास केवल एक चारा था, अस्पताल के पास केवल उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद रेफर करने का चारा बचा रहा। तो जिस स्वास्थ्य को लेकर के हमारी बार बार ये बात उठती है, आप गांव में यदि जाएं तो गांव वाले लोग यही कहते हैं कि भैया जब स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त नहीं होंगी, जब सड़क नहीं होगी, जब पानी नहीं होगा, जब इस तरह की बुनियादी सुविधाएं हमें नहीं मिलेंगी, तो फिर हम कैसे गांव में रह सकते हैं, क्यों नहीं पलायन होगा। तो क्या है मतलब भाजपा का जो ये विकास का जो मॉडल है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या पाया है इन 10 सालों में उत्तराखंड में? गंगा, ये जो विकास है भाजपा का विकास, जी ये इसकी गति और हमारे यहाँ से पलायन की गति एक सी है। वैसे सही मायनों में जो विकास है, जी और इस विकास को जिस तरह हमने देखा है, जी चारधाम रोड के रूप में हमने विकास देखा है, जी जो महाविनाश है, ऑल वेदर रोड, जो ऑल वेदर प्रॉब्लम है। जी कहीं पर भी डाम बना दो, हिमालय की ऐसी तैसी कर डालो, मार दो, यहाँ के लोगों को भगा दो यहाँ से। कुल मिला के विकास ये है विकास। हम लोग तो आम आदमी हैं, लल्लू हैं, हमको कुछ पता नहीं। कहाँ यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा।
ये जो पानी है, जो आपकी विकास की पाइपलाइन है, जिसमें आप नोट डाल रहे हो, जनता के पैसे डाल रहे हो, उसमें आपके स्ट्रॉ घुसे हुए हैं और बीच में आप ही बतोड़ रहे हो उसको। जितने भी आज फलाना काम कर दिया, फलाना काम कर दिया, फलाना काम कर दिया, और आपने एक उदाहरण आपने बता दिया तो कैसे विकास हो रहे हैं। तो अब लेकिन ये सब चीजें घोषणाएं जो होती हैं तो वाह वाही के लिए, उस समय ताली बजाने के लिए की जाती है किसी सभा समारोह में, बाकी इनका कोई मतलब नहीं रह गया। नेताओं को नजर में विकास मतलब कुछ पैसे, पैसे मतलब नेता, ठेकेदार, इंजीनियर, नेता के चमचे, नेताओं के लघुए भगे, वो जो आज जो पन्ना प्रमुख बन रहे हैं उनको भी तो काम देना है, तो वो सब वो जाल तंत्र जो है वहां तक कुछ पहुंचाना है, तो वो डेवलपमेंट हो रहा है, कोई योजना आ गई है। अब मैंने बताया ना कि एक अल्मोड़े के सांसद जी से लोग कह रहे हैं कि भाई साहब जी आप ठीक है, आपने कुछ पैसे तो खर्च किए, हालांकि आप पैसे खर्च नहीं करते हो, लेकिन किससे करवाए आपने? तो आप तो बाहर के लोगों को ले गया अपना अपना। यहाँ पर अभी 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, सतपाल महाराज जी ने मंच से कहा कि हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे ठेके कराएं ताकि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठेके मिले। व्हाट इज दिस यार? तो ओपनली तुम नंगा खेल खेल रहे हो और सबको सब पता है। तो दिस इज द डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट है। उनको अपने ग्राउंड लेवल तक जो उनकी जो फौज है उस फौज का डेवलपमेंट करना था। अब वो उन्होंने कर दिया, उस पैसे से वो कर रहे हैं। और गंगा सबसे बड़ी बात है कि विकास कोई मायने नहीं है चुनाव में, और आज की डेट में करप्शन कोई मायने नहीं है। विकास और करप्शन दोनों मीनिंगलेस हो चुके हैं। करप्शन भी मीनिंगलेस, करप्शन की बात कर रहे हैं, वो ये तो चलता है भाई, पहले उन्होंने क्या ये करना है। इतने बड़े करप्शन को लोग करे यार, ये तो चलता है। तो अब अगर ये इतना अगर अपना इम्यून सिस्टम गड़बड़ कर दिया देश का, तो ये बड़ी खराब बात है। भाजपा का विकास का पैमाना ये है, वन हु सपोर्ट्स बीजेपी। संसद में सवाल उठता है, संसद के बाहर सवाल उठता है कि कुछ चंद लोगों का ही विकास क्यों हो रहा है। 80 करोड़ को आप फ्री में राशन दे रहे हो, 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, तो बाकी वो कहाँ गए? मतलब पहले कितने गरीब थे और अब कितने गरीब है? ये क्या सड़कों का जाल बिछाया है? भाई सही है, सड़कों का जाल इसलिए बिछाया कि उसमें खुदाई होती है, उसमें एक उसका जो काम करने का तरीका है उसमें वही है, उसमें वही वो चेन है, नेताजी, ठेकेदार, मालदार, ये सब चीजें, उसमें से पैसे बहुत निकलता है। हाँ, ये खुदाई रगड़ाई का जो ये धंधा है ना, खुदाई का विकास है, इसमें बड़ा धंधा है। तो इसलिए इस तरह के विकास हो रहे हैं, क्योंकि उसमें एक सिस्टम बना हुआ है। भाई इंजीनियर का कमीशन इतना है तो है, आज से नहीं, बहुत पहले से अंग्रेज के जमाने से कि भाई उनको कमीशन मिलता है, और ये लीगल है। वो कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आता है तो सांसद का इतना सा, विधायक का इतना हिस्सा, नेताओं का हिस्सा पूरा तय है। लोकल लीडर अपना हंगामा करते हैं, मेरे इलाके के मेरा कहाँ है हिस्सा, ठेकेदार तो ठेकेदार है हिस्सा। तो विकास में जो ये विकास की जो हिस्सेदारी है, और वो जो हिस्सेदार हैं, वो हिस्सेदार आपके वोट पटाने वाले लोग बाग हैं साहब, सीधी सी बात। तो ये खास बात ये है कि डेवलपमेंट कांग्रेस के राजनीति का काफी कुछ इसी तरह से होता था। मिलाकर के ये गंगा ये मेरे को डेवलपमेंट में तो इसको इस तरह समझाऊं, बाकी मैं सही समझाऊं गलत है वो बाकी और लोग आप जाने के रहे। तो विकास के नाम पर केवल कमीशन सहिता को पाला पोसा है, और जो भी परिणाम मिलेंगे हमको वो प्रत्याशित होंगे। ये हमारे बातचीत से निकल कर आए हैं। मैं आप दोनों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद।